नमस्कार मित्रों, दीपावली के त्योहारों की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज लखनऊ से हमारे साथ वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपको और आपके परिवार को भी शुभकामनाएं। जी और आप नमस्कार। जुड़े हैं इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। आज वैसे आप चंडीगढ़ से लखनऊ में हैं और हम वहां भी आपको परेशान कर रहे हैं क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि निशिकांत दुबे जो भाजपाई सांसद हैं, बहुत बोलते हैं, कितने सत्य पर आधारित बातें कहते हैं वो तो हम भली भांति जानते हैं, मगर अपने बचाव में 20 साल पुराने एक झूठे केस का आश्रय उनको लेना पड़ा, उनको उसी का आसरा लेना पड़ा। ये हमें जरा ताजुब हो रहा है। और वो भी 1991 में दिवंगत हुए, शहीद हुए इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बदनाम करने के लिए अपने और अपने परिवार के बचाव में ये बॉफर्स कांड की बात करते हैं। अब बॉफर्स की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। वो राजीव गांधी को मरणोत्तर बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे कि नेहरू मोदी जी को अभी तक काम नहीं करने देते हैं। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी उनको परेशान कर रही है, उनकी अपनी इमरजेंसी की तो बात करते ही नहीं है, दुनिया जानती है अभी तो। और उनका करिश्मा भी अभी तो खत्म होने जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। और गुजरात में कल पूरी की पूरी सरकार उनको बदल देना पड़ा, ये भी हम जानते हैं, क्यों करना पड़ा ये भी जानते हैं। मगर आज निशिकांत दुबे वाली बात आपके साथ हम आपके तथ्यों के आधार पर, आप हमेशा तथ्य के आधार पर ही बात करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के लिए। आपका फिर से एक बार स्वागत है और हमारे दर्शकों को, आपके परिवार को, सभी को हम फिर से एक बार दीपावली के त्योहारों की शुभकामना प्रेषित करते हैं। अजय। नमस्कार देसाई सर, और सभी हमारे प्यारे दर्शकों को नमस्कार, और सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और दूसरे पूरा दीपोत्सव से संबंधित सभी त्योहारों की शुभकामनाएं। मैं निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति का वैसे तो अपने मुंह से नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूं। उसके पीछे मैं वजह बताता हूं। क्योंकि जिन दिनों मैं हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में सिटी चीफ हुआ करता था झारखंड में, रांची में, उन दिनों ये दलाली किया करता था तमाम छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए। आजकल उसे उस भाषा में लाइजनर कहते हैं। तो वो करता था, और उस दौरान मैं बड़े ईमानदारी से बताऊं कि ये साहब क्या आपको सप्लाई चाहिए है, वो ये करता था और अपने काम बनवाता था। अब उसमें कोई स्तर, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि बहुत सारी गंदगी है, कुछ भी सप्लाई करा लो। अब कुछ भी का मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें, हमें वो कहने की जरूरत नहीं। किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को गिफ्ट चाहिए होता है, किसी को कुछ टूर चाहिए होता है, और किसी को लड़कियों का इस्तेमाल होता है। तो वो सब काम, ये शराब, लड़की, वो सब कुछ ये काम करता है। इसलिए मैं ऐसे शख्स पे, जब आपने कहा भी कि इस पे चर्चा करनी, तो मैंने क्या कहा कि इसके जैसे व्यक्ति की बात पे चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि आपने कहा था और दर्शकों को कुछ चीजें यदि बतानी है तो मैं बताने को, और ये मैं वो इंफॉर्मेशन बता रहा हूं क्योंकि जो मैंने खुद देखा, मैं सुना उना वाला नहीं बता रहा हूं। इसलिए मैं इसको ट्विटर पे, आप देखिए, सीधे दल्ला लिखता हूं। और यदि अभी आप एक्स खोलेंगे, मैं खोल के बताता हूं, जो इसने इससे संबंधित ट्वीट किया था, तो मैंने उस पे जो इसको लिखा शब्द, वही मैं आपको बता भी देता हूं। इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इसके जैसे लोगों के मैं बताना बेहद जरूरी है।
मैंने इसके में आप ये समझिए यही सब भी लिखे कि ये क्या है और कैसा है। तो अब आप ये मैंने यही लिखा है कि तुम जो दल्लेगिरी करते थे उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते। तो अब आप ये समझ लिए जो ऐसा हो उसके बारे में आप कहें कि कोई बात की जाए उसकी बात की, तो खुद की इसकी बीवी का खुलासा चूंकि कर दिया है उसने, क्या कहा जाता है, सुप्रिया श्रीनेत्र ने, तो बौखलाया हुआ है, पगलाया हुआ है। अब आता हूं कि जैसे ये कहता है कि राहुल गांधी जी 1977 में कमीशन के चक्कर में आपके पिताजी ने 77 में एयर इंडिया को एयरबस में बदलने में बोइंग विमान खरीदवा दिया था। साहब उस समय पूरी दुनिया में बोइंग सबसे अच्छा माना जाता था और 77 में तो राजीव गांधी राजनीति में कदम ही नहीं रखा था। राजीव गांधी का कहीं कुछ लेना देना भी नहीं। तो अब आप समझ लीजिए, एक तो मैं ये बता दूं और इसके बाद में कमीशन और क्या जो जो बातें करता है तो आपको बताऊं। अब मैं आता हूं जो बोफोर्स कांड हुआ था जिसे कहा जाता है तमाम सारी, इसका ऐतिहासिक तथ्य यह है कि 1977 में भारत में जिन दिनों इमरजेंसी लगी हुई थी उसके पहले ही जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद अमेरिका ने तमाम तरह के भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। भारत को असलहे बेचने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो भारत के पास में असलहों की समस्या हो रही थी। तब जो पाकिस्तान के सापेक्ष रिक्वायर्ड था कि हमें भी असलहे वैसे कुछ आधुनिक चाहिए कुछ उसके, तो जो अमेरिकन ब्रांड था वो 155 mm और 198 mm की जो तोपे थी वो तोपे अमेरिका ने हमें देने से मना कर दिया और इसी तरह अमेरिका ने हमें कई सारी दूसरी विमान की सर्विस और चीजें देने से मना कर दिया। तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मजबूरी में हमने उसे खरीदा दूसरी कंपनियों से, दूसरे देशों से। तो पहली चीज आधिकारिक रूप से यह है कि उस समय प्रतिबंध लगा था भारत पर, इसलिए अमेरिका ने बेचा नहीं, हमें दूसरे रास्ते अपनाने पड़े। तो हमें स्विस जाना पड़ा, हमें फ्रांस जाना पड़ा, हमें दूसरी जगह जहां से भी हमें मिल सकता था। तो सर हमें वहां जब जाना पड़ रहा था तो स्वाभाविक सी बात है वहां की हम सबसे अच्छी चीज खरीदने की कोशिश करेंगे। वहां भी हमें तमाम प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो ये है तो हमें जो भारत के ही थे हिंदुजा बंधु का मदद ली गई कि भाई डील करवाओ क्योंकि भारत को असलहों की बहुत जरूरत है पाकिस्तान के सापेक्ष और इस पे ये, तो उन्होंने अपने देश में राष्ट्र के हित में मदद करने की वायदा किया। अब इसमें हो गया, सारी चीज बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। उस समय जो वो क्या नाम है रक्षा मंत्री बने वीपी सिंह 1986 में आप याद करिए राजीव गांधी से नाराज होने लगे थे जब उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाया गया था। याद करिए, वो वित्त मंत्रालय चाहते थे। राजीव गांधी ने जब उन्हें यह मंत्रालय दिया तो उन्हें बड़ा खराब लगा क्योंकि उस समय इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता था, कोई दलाली जैसी कोई चीजें नहीं होती। ये जो तोपों का सौदा था वो 1400 कुछ करोड़ का टोटल था, टोटल। अब आप सोचिए, तो जो बोफोर्स कंपनी थी, हावित्जर फील्ड गन इसे कहते हैं, तो इसको जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए जिस तरीके से मदद ली गई, उल्टा भारत ने मदद मांगी थी कि भैया करवाओ, क्योंकि जो अमेरिका परस्त तमाम सारे देश भारत को देने को तैयार नहीं थे असलहे।
तो ये एक समस्या थी। ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल से सौदा हुआ था। तो अमेरिका तो भारत के खिलाफ था ही, तो उसने जो CIA और डीप स्टेट, जिसपे हम लोग आजकल चर्चा भी कर रहे हैं, वो डीप स्टेट ने गेम किया कि कैसे भारत को वो हो। बहरहाल वो खरीद लिया गया। तब स्वीडिश चैनल पर एक खबर प्रसारित कराई जाती है, रिपोर्ट 3 साल बाद। आप सोचिए क्या कि इसमें दलाली ली गई। अब चुनाव के कुछ पहले अचानक दलाली का आरोप लग जाता है। अब आप सोचिए, जब दलाली का आरोप लगता है तो निश्चित रूप से उसके जवाब जो भी होते हैं सिंपली मंत्रालय देता है कि ऐसा नहीं है, और ये सारी चीजें। आरोप क्या लगता है कि इसमें 64 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई, और कहा गया भारतीय अधिकारियों और राजनेताओं को दी गई। कितनी? सिर्फ 64 करोड़। तो अब आप समझ लीजिए, इसमें एक जोड़ दूं, ये 64 करोड़ कैग हमारे थे TN चतुर्वेदी, जो कि रिटायरमेंट के उनकी रिपोर्ट में 64 करोड़ की दलाली का उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसा टिप्पण आया। और भारतीय जनता, जैसे ही रिटायर हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा, और बाद में वाजपेयी सरकार ने उनको कर्नाटक के गवर्नर बनाया। यानी ये मॉडस ऑपरेटी भी समझने लायक है। बिल्कुल 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 यही स्थितियां आपने लगातार, आप देखिए, कैग विनोद राय ने मनमोहन सिंह सरकार पे तमाम झूठे आरोप लगाए कि 2G, कोयला स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, और वो सारे झूठे पाए गए। और वो जो उन्होंने आरोप लगाए, बाद में उन्होंने भी कोर्ट में माफी मांगी कि ये तो हमने ऐसे ही लगा दिया, और उन्हें सारी मलाई आज तक खाने को मिल रही जब से मोदी सरकार आई है। इसी तरीके से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई में चेयरमैन थे नपेंद्र मिश्रा। नपेंद्र मिश्रा ने उन आरोपों को साबित करने के लिए झूठ बोला, और जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, वो नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बने, और उसके बाद में लगातार रहे, और उसके बाद में अब राम मंदिर बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनके बेटे को श्रावस्ती से लोकसभा का टिकट दिया गया था बीजेपी का। तो मलाई ये लोग खा रहे हैं जो झूठे आरोप लगाए, वही TN चतुर्वेदी ने किया था। तो पहली बात यह, और TN चतुर्वेदी भी RSS फैमिली से थे, ठीक है। नपेंद्र मिश्रा वही हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी अयोध्या में, और उसके बाद में आजकल वो नरेंद्र मोदी सरकार ने उसी व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया हुआ है। तो आप खेल को समझ लीजिए। चलिए आइए इसी केस। नुपेन जी को वो जब मेरे ख्याल से वो आदेश दिया, तब वहां पर मुलायम सिंह की सरकार थी, ठीक है? बिल्कुल सही। कल्याण सिंह की नहीं, जिस समय उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। हाँ उस समय। उसके बाद अच्छा सुनिए, वो मुलायम सिंह के भी सेक्रेटरी रहे, और मुलायम सिंह सरकार जाने के बाद कल्याण सिंह के भी सेक्रेटरी रहे। इतने प्रिय थे, मतलब आप समझ लीजिए, जो कहा जाता है कि ये मिला जुला जो खेल खेलते हैं वो खेल है ये। अब आता हूं, जो ये बोफोर्स के मामले में ये आरोप लगाया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या कहा गया कि ये जो तोपें हैं ये बिल्कुल बेकार हैं, रद्दी हैं, किसी काबिल नहीं, ठीक है। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कारगिल में पाकिस्तान के सेना के लोग घुस आए, कारगिल चोटी पर कब्जा कर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आके उन्होंने कब्जा कर लिया, घुसपैठ कर ली। मतलब आपने घुसपैठ हो जाने दी, करीब करीब 1 साल तक ये काम चलता रहा। अब जब घुसपैठ हो गई तो कहा गया आप कारगिल की चोटी छुड़ानी है। जब शोर बचा सारा, तो छुड़ाने के लिए वहां जब इस्तेमाल हुआ, तो जिस
जिन तोपों ने भारत को सबसे ज्यादा मदद की वो बोफोर्स की वही तोपें थी जिनको लेके राजीव गांधी को बदनाम किया गया, उनकी सरकार गिराई गई, उनकी मिस्टर क्लीन की छवि खराब की गई और उन्हें मौत तक ले जाया गया। अब आप यह समझ लीजिए कि एक हमने हीरा एक और जोड़ दूं अजय जी, क्षमा करें, वाजपेयी के मिनिस्टर जसवंत सिंह ने ये सराहना की थी इन तोपों की, इसकी वजह से अब कारगिल जीते हैं। बिल्कुल, वो रक्षा मंत्री थे। मैं यही कह रहा हूं कि अब मैं उसी जगह आ रहा हूं कि इन तोपों की बदौलत हमने ये एक लड़ाई जीती जिसको सबसे बड़ा योगदान है, जिन्हें सब स्टैंडर्ड बताया गया था। अब आ जाइए इस जगह कि चलिए ये हो गया। 99 में ही इस केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की अदालत में, जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट, और इसकी पूरक जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होती है वो भी सन 2000 में फाइल कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। उस पे सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट में एविडेंस की आई और कोर्ट ने माना कि एविडेंस अपर्याप्त है और लोअर कोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब स्पेशल सीबीआई जज की कोर्ट ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में माना कि यह आरोप पूरी तरह से तथ्यविहीन है, सबूत विहीन है, इसमें राजीव गांधी का कहीं कोई रोल नहीं है और सारी बातें सामने आ गई। सरकार इसमें हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट गई, सरकार तभी चेंज हो गई, आ गई मनमोहन सिंह की सरकार। मनमोहन सिंह सरकार ने इस केस को वापस नहीं लिया, उसने वैसे ही ट्रायल होने दिया। वहां पर सीबीआई ने अपना हलफनामा दाखिल करके बताया कि इस पूरी जांच में 64 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले की जांच में सिर्फ सीबीआई ने 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 250 करोड़, यानी जांच हो रही है 64 करोड़ की रिश्वत लेने की, सीबीआई अकेले इसकी जांच पे खर्च कर डालती है 250 करोड़ रुपया। और इसके बाद में लीगल और दूसरे उसमें अदर्स पैसा खर्च हुआ। इसको लेके सीबीआई के अफसर विदेश यात्राओं पे, दुनिया में अमेरिका, स्वीडन, सब जगह जांच के नाम पे जाते रहे और देश का पैसा एक झूठे आरोप में बर्बाद होता रहा। बहरहाल ये हो गया। इसके बाद आप देखिए टाइमलाइन को, आप देखिए यदि इसका जो सौदा हुआ 1977 में इस पे तय हुआ, फिर सरकार आ गई जो अमेरिका परस्त थी, मोरारजी देसाई की, और उसके बाद में चरण सिंह की। ये सौदा रुका रहा और सारी चीज। फिर उसके बाद 1981 आया, 81 में फिर इस पर आगे कार्रवाई बढ़ी और जब उसमें बढ़ी तो FH-77 भी, FH-70, GHN 45 और GIAT 155 TR, इन सब पर डिस्कशन हुआ, इनके ट्रायल हुए और इस ट्रायल के बाद में अंततः 1985 में FH-70 और GHN 45 को इलिमिनेट कर दिया गया ट्रायल के बाद, और जो बाकी बचा उसमें 24 मार्च 1986 को 285 मिलियन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्वीडिश आर्म कंपनी बोफोर्स के बीच। 410 155 mm ये गन खरीदी जानी थी, ठीक है। और जो 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने 87 में, एक साल बाद, ये एलिगेशन लगाया कि बोफोर्स में बिचौलिया कोई है और बिचौलिए को ये रिश्वत दी गई है।
आजकल वैसे तो आप देख लीजिए, भारत सरकार ने अमेरिका में एक बिचौलिया रखा हुआ है जिसको पेमेंट दे रहे हैं इस बात के लिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ में पैचअप करवाओ। वो करोड़ों रुपया दे रहे हैं, उस पे बात नहीं होगी। लेकिन चलिए, एक ये आरोप लगाया गया, और ये आरोप लगाया गया जब आप देखिए, और इसमें कहा गया इंडियन पॉलिटिशियन एंड की डिफेंस ऑफिशियल टू सील द डील। ठीक है। इसके बाद में 1987 में जब ये सारी चीज हुई तो कंपनी को लेके, बिजनेस को लेके इंडिया में तमाम जो कोवाची, क्या नाम, मैं बोलने में गड़बड़ा जाता हूं, वो हुआ, और सारे लोग सबको कोट्रोची, हाँ, तो वो सब चीजें पूरी आई, शोर मचा, राजीव गांधी को चुनाव हरवा दिया गया। बहरहाल नई सरकार आई, उस सरकार ने फिर वैसे ही किया, एफआईआर जो है दर्ज हो गई, सब कुछ हो गया, सारी चीज शुरू हो गई। अब आप देखिए, बगैर किसी प्राइमरी जांच के एफआईआर सीधे दर्ज हो गई, सब हो गया। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन चलती रही। कांग्रेस की सरकार आई 91 में, वो चाहती तो रोक सकती थी, उसने रोका नहीं, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन चलती रही। जी, उसमें एक और जोड़ दूं, भूपत राय ओझा करके हमारे एक गुजराती कच्छी एम्बेसडर थे स्वीडन में, हमारे राजदूत थे, और उन्होंने किताब लिखी है बॉफर्स कैंप पर। और नरसिंहा राव स्वीडन गए थे, और नरसिंहा राव की इच्छा थी कि इसमें राजीव गांधी को फंसाया जाए। उनकी इंक्वायरी इस प्रकार से, वो जांच पड़ताल इस प्रकार से कर रहे थे, क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे कि राजीव गांधी कहीं फंसे इसमें। हालांकि राजीव गांधी नहीं रहे, उनकी शहीदी हो गई थी। उसके बाद में भी राजीव गांधी को बदनाम करने के लिए नरसिंहा राव ने वहां स्वीडन में जब उनका दौरा हुआ, भूपत राय ने ये लिखा भी है। तो और दूसरी बात, भूपत राय बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग में थे, और बाद में उनका क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, मैं ढूंढता रहा, मगर उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने उनका कॉग्निजेंस भी नहीं लिया। ऐसे वो जनाब किताब तो लिख के गए। इसीलिए तो नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया, नहीं तो उनका योगदान कौन सा ऐसा महान था भाई। आजकल भारत रत्न जो दिए जाते हैं वो रत्न के कारण नहीं दिए जाते हैं, यही गलत काम करने के लिए दिए जाते हैं। तो यह स्थिति हुई। इसके बाद में आप देखिए, फिर सन 97 में स्विस बैंक से पूरा डिटेल मांगा गया, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, और लीगल बैटल शुरू हुई। फिर 99 में बोफोर्स के मामले में, जैसा मैंने बताया, तमाम कारगिल में उसने पूरा मदद, जो वार में जीतने का काम किया, सब कुछ किया, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद 22 अक्टूबर 1999 में तो इसको लेकर के इसमें चार्जशीट दाखिल हुई, सारी चीजें हुई। फिर ये सारी सब होने के बाद में जिस तरह से सारा पूरा केस आया, उसके बाद में बुरी तरीके से लताड़ लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को 10 जून 2002 को क्वेश कर दिया। मतलब वाजपेयी सरकार थी तब। हाँ, इनकी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थी। तो 10 जून 2002 को, और जब ये हो गया, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिवर्स किया, और फिर उसके बाद में हुआ, और फिर सारी चीज की सुनवाई हुई। सारी होने के बाद में फिर 2004 के चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ, चुनावी। और इसके बाद में 31 मई 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे केस में सारे तथ्य सुनने के बाद में दोबारा इसको डिसमिस कर दिया, और उसमें
बावजूद इसके आज भी निशिकांत दुबे ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी बॉफोर्स के मामले में नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश चुनाव आने पर हमेशा करती है। नहीं, इसके बाद आप सुनिए, इसके बाद में कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा, जो भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उनकी तरफ से उन्हें भेजा गया, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा कि ब्रिटेन में 2 बैंक अकाउंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन दें इस केस से रिलेटेड, जिससे हम इस केस को आगे बढ़ा सके। अब आज सोचिए, कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने भी ये नहीं है कि बख्श दिया हो, तो इतनी ईमानदारी से जब कांग्रेस काम कर रही थी तो, और राजीव गांधी पे एलिगेशन लगाए गए, सोचिए आप हमने कितना बड़ा पाप किया। इससे बड़ी गौ हत्या कोई नहीं हो सकती। हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं ये सीधे सीधे गौ हत्या थी। और निशिकांत दुबे जैसे दलाल जो खुद दलाली करते हैं, और आप डाल लीजिए उनका पुराना बैकग्राउंड, वो कैसे कारपोरेट की दलाली किया करते थे। साहब, ऐसे दलाल ही नरेंद्र मोदी के चहेते हैं, प्यारे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनका क्या चरित्र है और क्या है। सही बात है। आपने जिस प्रकार से के तथ्यों से हमें अवगत कराया, दर्शकों को अवगत कराया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मेरे ख्याल से निशिकांत दुबे जैसे लोग जिस प्रकार से मरणोत्तर बदनामी करने के लिए माहिर हैं, राजीव गांधी की मरणोत्तर बदनामी में तो कहूंगा इसको, तो मेरे ख्याल से इनको अभी दंडित किया जाना चाहिए। हालांकि वो सुप्रिया श्रीनेत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स, इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जो उजागर किए हैं, उसका नहीं, इन्हीं के एफिडेविट से ही इन्होंने, वही तो उसका उत्तर देने के बजाय ये राजीव गांधी को बदनाम कर रहे हैं और बॉफर्स के साथ उनको जोड़ रहे हैं। और गोदी मीडिया उसको गुणगान करता है सर। यस। तो अजय जी, आप आज व्यस्त होने के बावजूद हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम आपका फिर से आभार मानते हैं। नमस्कार।